चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हिस्से के साथ में। ठीक है, आज की जो साइंस की पहली खबर है वो हम देखने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड। मंकी पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स डिसीज़ कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है। इसके कुछ बेसिक पॉइंट को हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का वायरल डिजीज़ माना जाता है, मतलब वायरस के माध्यम से ये फैलता है और ये जूनोटिक डिसीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है, पशु से इंसानों में ये फैलता है। इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज ए पॉक्स के रूप में, जैसे पॉक्स की बीमारी रहती है सेम टू सेम उसी प्रकार की। ठीक है, किन में? मंकीज़ में। इसीलिए इसका नाम पड़ा था मंकी पॉक्स वायरस। ये एक प्रकार से एंडेमिक बीमारी है नाइजीरिया की। एंडेमिक होती है कोई बीमारी, उसके बाद फिर ये पेंडेमिक हो जाती है जब बहुत सारे देशों में एक साथ कोई भी बीमारी फैल जाती है, जैसे कि कोरोना हम देखते हैं, उसको फिर पेंडेमिक बोला जाता है। मंकी पॉक्स बीमारी का मेन रीजन है मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस मेंबर है ऑर्थोपॉक्सो वायरस जीनस का। इसकी फैमिली है पॉक्सीवीरेडाई। इसके नेचुरल होस्ट की हम बात करें, ठीक है, तो इस वायरस का जो नेचुरल होस्ट है अभी वो डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन ये जो डिसीज़ है कई सारे एनिमल में हमको देखने को मिला है। अब ऐसे जो एनिमल्स हैं जो कि मंकी पॉक्स के सोर्स वायरस का काम करते हैं उसमें इंक्लूड है कौन? मंकी है, इसके अलावा एप है एंड ए वेराइटी ऑफ रोडेंट, जो अपने दांत से कुदर कुदर के खाते वाले हैं ना, ऐसे वाले लोग। उसमें कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि रैट्स हो गए, माइस हो गए, स्क्विरल्स एंड पेरियाई डॉग और रैबिट भी इसमें शामिल है। तो इनको आप कह सकते हैं कि ये कैसे हैं? सोर्स एनिमल हैं ये, जो कि मंकी पॉक्स वायरस को अपने में रखते हैं और फिर ये फैलाते हैं दूसरे लोगों को। मंकी और एप, इसके अलावा जो वेरिएंट जो रोडेंट पशु हैं, जीव जंतु हैं, उनकी वैरायटी आ जाती है। इसके आउटब्रेक या फिर फैलाव की बात करें तो पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था 1958 में। कहाँ? मंकी में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में पहली बार ये केस देखा गया था बंदरों में। फिर 1970 में यहीं पर ये फैल गया इंसानों में। फिर 2017 में नाइजीरिया ने एक्सपीरियंस किया था लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड आउटब्रेक। ठीक है, कब? 40 साल बाद लास्ट कन्फर्म्ड केस। वहीं यदि हम देख लें, ठीक है, इसके साथ साथ में ही ये जो डिसीज़ है वो कई सारी कंट्री में रिपोर्ट हुआ है, मैनी वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़। सिम्टम्स की हम बात कर लें, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुआ है तो उसकी बॉडी में रैश जैसे कि हो जाते हैं, लाइक चिकन पॉक्स। जैसे कि चिकन पॉक्स में दाने लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लेकिन ठीक है, फीवर, मैलाइस एंड हेडेक। इसके साथ साथ में आप देखोगे कि बुखार के लक्षण, ठीक है। इसके अलावा मैलाइस वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, मतलब जनरली डिस्कम्फोर्ट, बीइंग अनवेल। इसके साथ साथ में आपको सिर दर्द फ्रॉम मंकी पॉक्स आर यूजली मोर सीवियर देन चिकन पॉक्स इन्फेक्शन। जिस प्रकार से चिकन पॉक्स में हमें आप बीमार पड़ जाओगे, सिर दर्द होगा, इसके अलावा मैलाइस आपको देखने को मिलेगा, तो चिकन पॉक्स से तुलना करोगे तो इसमें आपको ज़्यादा फीवर देखने को मिलता है, ज़्यादा लक्षण ये नज़र आते हैं। ठीक है, यदि हम अर्ली स्टेज में की बात करें इस डिसीज़ की, तो ये जो मंकी पॉक्स है ना, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे? स्मॉल पॉक्स से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब कि इससे आप इसको अलग कैसे कर सकते हो? आपका जो लिम्फ ग्लैंड है ना वो बड़ा हो जाता है, ऐसा इसमें बताया जाता है।
ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें कि कैसे करके ये फैलता है, तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से होगा। कैसे? ब्लड चढ़ा दिया, बॉडी का फ्लड हो गया, या फिर क्यूटिनियस और मस्कुलस लीशंस ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। यदि कोई एनिमल आपको काट लेता है ना, इससे भी ये फैल जाता है। इसके साथ साथ में ईटिंग इनएडुकेटली कुक्ड मीट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। यदि कोई एनिमल है इस वायरस से प्रभावित है और आपने उसका मांस खा लिया है, तो भी आप इससे संक्रमित हो जाएंगे। ये जो है रिस्क फैक्टर का काम करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका होता है। यदि आप इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रेशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसकी स्किन के जो घाव है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, इससे ठीक है, इससे आप प्रभावित फिर हो सकते हो मंकी पॉक्स से। अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। एक अध्ययन किया गया है जिसमें ये पाया गया है 3 एसिम्प्टोमेटिक मंकी पॉक्स केसेस को, ठीक है, जहाँ पर हमें किसी प्रकार के भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल किसी मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति में हमें दिखाई देते हैं। पहली बात यहाँ बताई जाती है कि जो मंकी पॉक्स है ना, उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कि ये ट्रांसमिट होगा यदि आप किसी व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं जिसको सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है। लेकिन स्टडी में ये भी पाया गया है कि 3 मेन जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है फॉर मंकी पॉक्स वायरस विथआउट एनी ओवर्ट सिम्टम, जहाँ हमें किसी प्रकार के सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे थे। उनमें से बताया जा रहा है किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया है एक्सपोजर टू डायग्नोज्ड मंकी पॉक्स केस, ना ही एनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट डेवलप क्लिनिकल मंकी पॉक्स, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। तीनों के तीनों जो मैन थे हैड कंडोमलेस सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एटलीस्ट 1 मेल पार्टनर विथ इन ए फ्यू डेज टू 1 मंथ बिफोर द सैपलिंग, ठीक है। यहाँ जो बताया गया है कि संबंध बनाए गए हैं वो बिना सेफ्टी के बनाए गए थे मैन के साथ में, इसलिए इस प्रकार की केसेस देखने को मिले। वहीं यदि हम बात करें साइकिल थ्रेशोल्ड की, सीटी की, ठीक है, एक और सैंपल लिया गया था फ्रॉम द एसिम्प्टोमेटिक केसेस, तो जहाँ पर सिमिलर या फिर लोअर देन सैंपल्स टेकन फ्रॉम द टिपिकल मंकी पॉक्स स्किन लीजन। लीजन का मतलब होता है घाव। यहाँ पर से जितनी भी बातें निकल कर आई हैं, फाइनल बात यहाँ पर ये बताई जाती है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस को ये सपोर्ट कर रहा है, एक थ्योरी को ये सपोर्ट कर रहा है। वो क्या है? जो मंकी पॉक्स वायरस है वो फैल सकता है, मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसमिट हो सकता है वाया अनाल सेक्स इवन इन द अब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि आपको किसी प्रकार के सिम्टम दिखाई ना दें। इसके बाद साइंस की सेकंड खबर हम देखने वाले हैं ASD बीमारी से संबंधित, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको बोला जाता है। तो ये बीमारी एक प्रकार की डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, जो होती है किसके कारण? हमारे ब्रेन में डिफरेंसेस होने के चलते चलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ASD बीमारी वाले, हैव ए नॉन डिफरेंसेस, ठीक है। कुछ हम जान सकते हैं कि क्या क्या अंतर है, जैसे कि जेनेटिक कंडीशन वाले लोग। कुछ केस ऐसे भी आए हैं जिनका जो काजेस है ना, कारण है, अभी तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिक लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो मल्टीपल काज है ना ASD के, जो कि एक्ट करते हैं साथ में ताकि चेंज किया जा सके मोस्ट कॉमन वेज पीपुल डेवलप, ठीक है। तो वी स्टिल हैव मच टू लर्न अबाउट दीज काज एंड हाउ दे इम्पैक्ट पीपुल विद ASD। कौन कौन से कारण हैं, किस प्रकार से
बीमार वाले व्यक्ति को ये कारण प्रभावित करते हैं, अभी भी इस पर अध्ययन करना बाकी है। ऐसे पीपल जिनको ASD की बीमारी है, उनका बिहेव, उनका कम्युनिकेशन, इसके अलावा इंटरेक्शन और लर्निंग यदि हम बात करें, वो डिफरेंट होती है बाकी सब लोगों से। इनकी कैपेसिटी अलग रहेगी, अलग इनका कम्युनिकेशन रहेगा, अलग बिहेव करते हैं। तो देखा जाए ना तो बहुधा देयर इज़ ए ऑफन नथिंग अबाउट हाउ दे लुक दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम द अदर पीपल। वो कैसा सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं हम नॉर्मल लोगों से, ठीक है। यही यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताया जाता है, एग्जाम्पल यदि हम देखें, पीपल विद ASD मे हैव एडवांस्ड कन्वर्सेशन स्किल्स। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास में एडवांस कन्वर्सेशन का स्किल्स है। वहीं एक दूसरा केस ऐसा भी मिलेगा जहाँ पर हमें नॉन वर्बल व्यक्ति मिल जाएगा, जिसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ पीपल ASD की बीमारी वाले अपन को यदि उनकी डेली लाइफ देखोगे आप, तो डेली लाइफ उनके दैनिक के जो कामकाज हैं उसके लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा। लेकिन वहीं विपरीत में कुछ ऐसे भी केस मिल जाते हैं जहां लोगों की ये बीमारी तो है लेकिन वो अपना कामकाज खुद से कर ले रहे हैं। ASD की जो बीमारी है वो चालू हो जाती है बिफोर एज ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। और कब तक रह सकती है? थ्रू आउट पर्सनस लाइफ, जब तक वो जिंदा है तब तक। हालांकि जो सिम्टम्स रहते हैं ना, वो इम्प्रूव हो जाते हैं ओवर द टाइम। कुछ चिल्ड्रन शो करते हैं ASD के सिम्टम्स विद इन द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ द लाइफ। कुछ केसेस हम ऐसे देख रहे हैं बच्चों के पहले 12 महीने में ही इसके सिम्टम देखने को मिल गए हैं बच्चों में। और वहीं अदर की हम बात करें, सिम्टम्स मे नॉट शो अप अंटिल 24 मंथ्स ऑफ द एज और लेटर। कहीं तो ऐसा भी है कि 24 महीने हो चुके हैं, 24 महीने की एज हो गई है, उसके बाद के टाइम में भी हमें सिम्टम निकल कर सामने ना आए। साइंस वाली न्यूज़ का कह रही है, उनका कहना है ऐसे बच्चे जिनको ASD की बीमारी है, उनकी लिखाई पढ़ाई को हम रोबोट के माध्यम से सरल कर सकते हैं। तो जो ट्राइएडिक इंटरेक्शन है किस किस के बीच में? 3 लोगों के बीच में, एजुकेटर, लर्नर और रोबोट। इन दिस पायलट स्टडी शोज प्रोमाइस। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस स्टडी में 3 लोग शामिल किए गए हैं, उनका इंटरेक्शन कराया गया है, एजुकेटर, लर्नर और रोबोट। लर्नर में कौन आ जाएगा? लर्नर में वो बच्चे आ जाएंगे जो कि ASD से प्रभावित हैं। एजुकेटर में कौन आ जाएगा? जो उनको शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है रोबोट। 3 लोगों का इंटरेक्शन कराया गया था, यहाँ सब बताया जाता, ठीक है। तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उसकी जो पढ़ाई है बच्चों को लेकर के, उसने कई सारे चैलेंजेस को पोज किया है, कई सारे चैलेंजेस सामने लेकर के आया है। किसके लिए? फॉर स्पेशल एजुकेटर्स जो वर्क कर रहे हैं इस क्षेत्र में। उसमें से एक चैलेंज ये है कि जो इंटरवेंशन की ज़रूरत है आर हाईली स्पेसिफिक टू ईच चाइल्ड। बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके बच्चे सीख पाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्लास की हम बात करें, इसीलिए यदि आप हैंडल कर रहे हो एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे को, तो जो टीचर है ना, में बेनिफिट फ्रॉम द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द रोबोटिक असिस्टेंस। ऐसी कंडीशन में उसको यदि रोबोट का सहारा मिल जाता है तो बहुत अच्छे से वो बच्चों को पढ़ा सकता है। और वो भी ऐसा रहना चाहिए रोबोट भी कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। तो आज के टाइम में ज़रूरत है रिसर्च किया जाए दिस एस्पेक्ट में और प्रोवाइड किया जाए कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन
जिसकी कीमत ज़्यादा ना हो। तो ये एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है पायलट स्टडी के रूप में, और ये काम किया गया था लैब ऑफ चिरंजीव भट्टाचार्य ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु में। इसमें सपोर्ट मिला था जयश्री रमेश का, जयश्री रमेश ऑफ द एकेडमी फॉर सीवियर हैंडीकैप्स एंड ऑटिज्म बेंगलुरु के डॉक्टर भट्टाचार्य, और उनकी टीम ने स्टडी किया था टॉय रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए। स्मॉल इन साइज थे एंड नॉट नेसेसरली ह्यूमैनॉइड थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इनका उद्देश्य था कि हमें अंडरस्टैंड करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल को लेकर के और टॉय को लेकर के, कि यदि हम इनका यूज़ करेंगे लर्निंग की प्रोसेस में बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल की बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो जो टीम है ना कहाँ पहुँची थी, अप्रोच की थी आशा, ताकि कोलैबोरेशन किया जा सके। तो उसके जो फाउंडर है एमएस जयश्री रमेश, वो काफ़ी सपोर्टिव थी। उन्होंने हेल्प किया हमें ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें विच चिल्ड्रन टू वर्क विथ, ठीक ना, हमें किन बच्चों के साथ में काम करना है। इसके अलावा चैलेंजेस टू टारगेट, हमारा जो टारगेट है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इसके साथ ही में उनका एजुकेशन आखिर रहेगा कैसा, ऐसा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन निकालने की बात करी जाती है। साइंस वाली अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्पेन से। स्पेन की एक सिटी है बर्गोस सिटी। यहाँ पर काफ़ी पुराने इंसान की जबड़े की हड्डी की खुदाई की गई है। ये पिक्चर में आप इसको देख सकते हैं। इस फाइंडिंग से हमें हेल्प मिलेगी, हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे यूरोप के अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में। पुराने टाइम में जो सिविलाइजेशन हुआ करता था उसमें किस प्रकार के इंसान रहते थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है इस खुदाई से। तो जो स्पेन के आर्कियोलॉजिस्ट हैं ना, उनका कहना है फ्राइडे के दिन उन्होंने खुदाई की है एंशिएंट जावॉन को, जबड़े की हड्डी को, दैट कुड हेल्प देम लुक इनटू द फेस ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेंटर। इससे हम पता लगा सकते हैं कि स्पेन में जो पुराने लोग रहा करते थे वो किस टाइप के थे। ये जानकारी इस हड्डी से हम जुटा सकते हैं। सरप्राइज़ वाली बात ये है, ये जो हड्डी हमें मिली है 1.4 मिलियन साल पुराने लोगों के बारे में बताती है। इसके अलावा हमें कुछ वाइटल क्लू भी देती है इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन फेस ओवर द मिलेनिया, मतलब हज़ारों साल पहले, 1000 साल पहले इवोल्यूशन जो हुआ था ह्यूमन फेस का वो कैसा रहा होगा, उसके बारे में भी ये बताती है। हिस्ट्री में एंटरिंग करना, तो जो पहला हफ्ता था जुलाई 2022 का विल इंटर द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। इस महीने से हमने जानकारी जुटाए हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, इसलिए हमने एंटर किया है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में, ऐसा टीम का कहना। हमें जो फॉसिल मिला है वो फ्रेगमेंटेड रूप में है, ठीक है, उसका जो अपर जा है फ्रेगमेंटेड है, मतलब टुकड़े में है। इसके साथ साथ में जो चीक बोन है ना, वो हमें मिला था इस केव के पास में। केव का नाम और माउंटेन है यहाँ पर आटाप्यूरेका माउंटेन्स। ये पड़ता है नॉर्दर्न स्पेन बर्गोस प्रोविंस में। द साइट ऑफ अदर एंशिएंट रिमेन्स। वैज्ञानिक लोगों का कहना है, ठीक है, वो अभी भी काम कर रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें स्पेसिफिक काइंड ऑफ ह्यूमन इंसेंटर को, मतलब कि पार्टिकुलर ये किस प्रजाति के व्यक्ति थे। और हमें जो हड्डी मिली है एकदम उसकी डिटरमाइनिंग एज के बारे में अभी और हम स्टडी कर रहे हैं। हम अपने काम में कंटिन्यू हैं अबाउट द एट लीस्ट ए ईयर, ठीक है, लगभग 1 साल से हम हमारे काम में रिसर्च कर रहे हैं।
तो इम्पॉर्टेंट जो फाइंडिंग है, what we can say is that we have found a fossil that is very important। हमें एक ऐसा फॉसिल हाथ में लगा है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग है, दैट बिलोंग टू वन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन दैट अराइव्ड इन यूरोप। हो सकता है हम इससे ये बात का पता लगा लें कि वो कौन सी पहली पॉपुलेशन थी जो कि सबसे पहले यूरोप आई थी। साइंस की अगली न्यूज़ आई है जो कि बताती है यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा यंग रहता है, जवान रहता है। एक्सरसाइज रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ डेबिलिटेटिंग कंडीशन सच एज अल्जाइमर्स डिसीज। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क में जो अल्जाइमर डिसीज़ होता है उसको, उसके रिस्क को एक्सरसाइज कम कर देती है, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो यहाँ एक उपाय बताया जाता है, यदि कोई व्यक्ति अल्जाइमर डिसीज़ से पीड़ित है तो वो अपनी कंडीशन को कैसे करके सुधार सकता है। अल्जाइमर रोग में ये जो रोग होता है, ये बीमारी होता है, वो ब्रेन के डिसऑर्डर से संबंधित होता है जो कि धीरे धीरे करके हमारी जो मेमोरी है ना उसको ख़त्म कर देता है, यहाँ तक कि हमारे सोचने का जो स्किल्स है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इवेंचुअली द एबिलिटी टू कैरी आउट द सिंपलेस्ट टास्क, और फिर आपसे कोई छोटा मोटा काम भी नहीं हो पाएगा। इस बीमारी को हम बोलते हैं अल्जाइमर। तो एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो अल्जाइमर के रिस्क से आप काफ़ी कुछ निजात पा सकते हैं। ठीक है, एक एडल्ट है, जो ह्यूमन का ब्रेन है वो पहुंच जाता है एडल्ट वाली एज में जब आपकी एज हो जाती है 10 साल की, लेकिन इसकी जो वायरिंग है एंड इसकी जो एबिलिटी है टू कंटिन्यू चेंज थ्रू द लाइफ टाइम, जैसे जैसे लाइफ चेंज होती है वैसे वैसे इसकी एबिलिटी भी चेंज होने लग जाती है ब्रेन की। 40 साल के बाद क्या हो जाएगा, जो ब्रेन है वो चालू हो जाता है श्रिंक होना इन वॉल्यूम। आयतन के हिसाब से आप देखोगे तो दिमाग सिकुड़ना चालू कर देता है। हमारे दिमाग में ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो कम होते जाता है थ्रू द ब्रेन एंड हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर लेवल गो डाउन। हार्मोन भी कम हो जाएंगे, न्यूरो जो ट्रांसमिशन हो रहे हैं यहाँ से उसका भी ट्रांसमिशन कम हो जाता है। अब इसी के साथ साथ में आप ये देख रहे हैं कि एज बढ़ रही है हमारी, एज से क्या हो रहा है, कुछ कुछ जो फंक्शंस हैं सच एज लर्निंग ऑफ न्यू टास्क। यदि आप कोई नया काम सीख रहे हैं तो सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर आपको सीखने में प्रॉब्लम जाएंगी। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भी धीरे धीरे करके बूढ़ा होते जाता है। तो जो लर्निंग है वो क्या रिक्वायर करती है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्शन इन ब्रेन। हमारे ब्रेन में नए कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती तब जाके हम कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब जो आपका दिमाग है एक प्रकार से डायनामिक एंटाइटी माना जाता है जो कि कॉन्स्टेंटली रीमॉडलिंग करते रहता है खुद को, किसके रिस्पॉन्स में, न्यू एक्सपीरियंस के रूप में। हमेशा ये अपने आप को नया अवतार लेते रहता है तब जा कर के ये सीखता है। कुछ कुछ ब्रेन के स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाते हैं, ग्रेटर प्लास्टिसिटी एंड रीवायरिंग देन अदर। किसी किसी के दिमाग की कंडीशन बहुत बढ़िया रहती है, प्लास्टिसिटी अच्छी है और रीवायरिंग कर पा रहे हैं वो अदर लोगों से। ठीक है, तो बताया जा रहा है जो एजिंग का इफ़ेक्ट रहता है उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली देखने को मिलेगा अदर लोगों से। वन सच स्ट्रक्चर इज़ हिप्पोकैम्पस। दिमाग का जो एक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है वो कौन सा है, हिप्पोकैम्पस का। इसकी लोकेशन है कहाँ पर, ईयर के बीच में। इट प्लेस ए की रोल इन द फॉर्मेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ न्यू एंड लास्टिंग मेमोरीज। हिप्पोकैम्पस का भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो कि लोकेशन होता है इसका ईयर के बीच में। ये प्ले करता है की रोल ताकि फॉर्मेशन हो सके, कंसोलिडेशन हो सकते
न्यू और लास्टिंग मेमोरीज़ को, है ना। यदि कोई भी हमारी नई मेमोरी है, कितने टाइम तक हम मेमोरी बनाकर रख सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिप्पोकैम्पस। कैसे करके हम लर्निंग कर रहे हैं, कैसे करके हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हिप्पोकैम्पस के ऊपर निर्भर करती हैं। ये क्रिएट करता है एक प्रकार से दिमागी नक्शा। आपके आसपास की जो भी चीज़ हैं उसका नक्शा आपके दिमाग में ये बना देगा और आपको इस योग्य बना देगा कि आप अपने घर का पता लगा सकते हैं कि हमारा घर कहाँ है। नहीं तो आप अपना घर भी नहीं ढूंढ पाओगे। एक्सपेरिमेंट करे गए थे जिनमें से ये पता चला है कि जो पुराने चूहे थे, है ना, उनके ब्रेन का अध्ययन किया गया। यहाँ पर कुछ कुछ कनेक्शन हमें देखने को मिले जिनका नाम था साइनाप्सिस बिटवीन देयर नर्व सेल्स एंड परफॉर्म पुअरली इन फाइंडिंग देयर वे थ्रू मेजेस। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने ये अध्ययन किया कि उनको जो टास्क दिया गया था उसको टास्क खोजने में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब ये है जो स्पाइटल लर्निंग है यहाँ पर कोई ना कोई समस्या उनको आ रही थी। यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। एक स्टडी यहाँ सामने आई है एमआरआई स्टडी, ठीक है। ब्रेन के ऊपर लंदन टैक्सी के ड्राइवर ने क्या शो किया है, लंदन में टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर का जो हिप्पोकैम्पस है ना वो फैलते जाता है, क्योंकि बार बार आना जाना उनका होते रहता है, तो उनके दिमाग में सारी पिक्चर बैठ जाती है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। इसलिए उनका जो हिप्पोकैम्पस है ना वो फैल जाता है, उनकी मेमोरी बढ़िया बनी रहती है। तो जो ह्यूमन स्टडीज़ है इस एरिया में करी गई है, फिर भी आर कन्फाउंडेड बाई लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल। कुछ तो सुपर एजर्स हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि यंगर पीपुल के साथ में मेमोरी टेस्ट में कंपटीशन कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ब्रेन इंजरी किस प्रकार से होती है, क्या इसके नुकसान है, ये सब यहाँ बताए जाते हैं। ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है रिवायरिंग के लिए, और जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं इन द केसेस ऑफ ब्रेन इंजरीज, इससे रिजल्ट क्या होगा, फ्रॉम ट्रामा और फ्रॉम ए स्ट्रोक। स्ट्रोक यदि हुआ है, ट्रामा यदि आया है, तो आपके ब्रेन में इंजरी हो जाती है। अब ब्रेन की कैपेसिटी कैसे रहेगी अपने आप को रिवायरिंग करने की, ये यहाँ बताया जाता है। तो बहुत सारी संख्या में जो ब्रेन सेल्स होती हैं ना, ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, इस प्रकार के इवेंट में मर जाती हैं। अब यदि इनकी डेथ हुई है तो इससे कुछ जो एबिलिटी है वो उसका भी नुकसान होगा, ठीक है। टाइम बीतने के साथ साथ में ही जो ब्रेन है ना वो रीमॉडल्स करता है अपने आप को, लीडिंग टू ए फुल और पार्शियल रेस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट एबिलिटीज़। अब इसमें हो सकता है कि दिमाग कुछ चीज़ तो हासिल कर ले जो उसको नुकसान हुआ है, और कुछ हो सकता है कि वो उसको रिवाइव ना कर पाए। इसको आप और भी ज़्यादा एक्सेलरेशन कर सकते हो मेडिकेशन के माध्यम से, है ना। यदि आपके माइंड को नुकसान कहीं पहुंचा है, चोट आई है, इंजरी हुई है, तो आप उसके टाइम में क्या करिए, मेडिकेशन करिए, योगा करिए। इसके साथ साथ में ये जो मेडिकेशन है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के बारे में बोला गया है। स्टेम सेल थेरेपी आप करवा सकते हो, और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के माध्यम से आप अपने माइंड को रिवाइव कर सकते हैं। तो जो बढ़ती उम्र है, ज़्यादातर क्या होता है, बढ़ती उम्र से क्या हो रहा है, बढ़ती उम्र हालांकि हमेशा ही कॉग्निटिव डिक्लाइन को देखने को हमें नहीं मिलता। मतलब मेमोरी की में क्षति हर किसी की नहीं होती यदि उम्र बढ़ भी रही है तो मेमोरी के साथ साथ में ही उसके जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनको क्या होना चाहिए, इम्पायर्ड होना चाहिए, मतलब कि कमज़ोर होते रहना चाहिए। These include the ability to plan and the ability to perform 2 or more tasks simultaneously।
तो यदि आपकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है तो आपके जो फंक्शंस हैं ना वो भी प्रभावित होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है, आपकी प्लानिंग करने की कैपेसिटी, इसके साथ साथ में एक साथ में दो या फिर दो से ज़्यादा काम आपको करना है तो उस टाइम में आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज होने लग जाएंगे। तो ये जो चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेन की जो रिड्यूस एबिलिटी है रिवायर करने की खुद को, है ना, मतलब कि रिड्यूस जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसमें गड़बड़ी आने के चलते चलते ऐसा हमको देखने को मिल रहा। लेकिन यहाँ ये भी बताया जाता है कि ये भी पॉसिबल है यदि हम चेंज कर दें हमारे बिहेवियर को, लाइफ स्टाइल के पैटर्न को हम चेंज कर दें, इससे हम इन्हेंस कर सकते हैं ब्रेन की एबिलिटी को ताकि वो अडॉप्ट कर सके और फंक्शन कर सके लाइक ए यंगर ब्रेन। कैसे करके ये संभव यहाँ बताया जा रहा है। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, सेंसिबल डाइटरी चॉइसेस लेना है, ये की एलिमेंट हैं कीपिंग यूर ब्रेन यंग, यदि आपको अपने दिमाग को यंग रखना है तो। और ये क्या है, एक प्रकार से एप्टीट्यूड है हमारे लिए लर्निंग, न्यू लर्निंग के लिए, मतलब मास्टरिंग ए न्यू लैंग्वेज या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बेनिफिट के एक्सरसाइज यहाँ पर बताए जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल की उम्र बढ़ते जा रही है, एक्सरसाइज वो करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा रिस्क फ्रॉम द सिस्टमेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि हार्ट के एलिमेंट, हाई ब्लड प्रेशर, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो एक्सरसाइज के माध्यम से। अब कुछ ऐसे डिसऑर्डर रहते हैं जो कि एलिवेट कर देते हैं रिस्क ऑफ डिमेंशिया को। आपकी मेमोरी को प्रभावित करने वाले जो रोग हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, आपने एक्सरसाइज किया है तो आप रिड्यूस कर सकते हो रिस्क ऑफ डिमेंशिया के, ठीक है, आपके माइंड को प्रभावित करने वाले रोगों के। इसके अलावा डिबिलिटेटिंग कंडीशन सच एज अल्जाइमर्स डिसीज, अल्जाइमर रोग को भी आप कम कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्प मिलती है आपको, लॉस कर सकते हो अपने वज़न को, या फिर ठीक है यदि आपका कंटिन्यू वज़न बढ़ते जा रहा है तो उस बढ़ते हुए वज़न को आप रोक सकते हैं और रीगेन कर सकते हैं लॉस्ट वेट को। तो यहाँ संभावना बताई जाती है कि जो कैंसर होता है लंग का, स्टोमक, कोलोन और जो ब्लैडर है वो लोवर्ड हो जाती है। तो देख रहे हैं आप ना, यदि आपको लंग का कैंसर हो रहा है, आपके स्टोमक में प्रॉब्लम है, कोलोन एंड ब्लैडर यदि आपका में प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ों को आप एक्सरसाइज के माध्यम से कम कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, ठीक है, एनेक्सिटी और डिप्रेशन की कंडीशन में है, तो एक्सरसाइज के माध्यम से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज बताया जा रहा है ओल्डर एज में, वो क्या है, लोअर्ड रिस्क ऑफ फॉल्स एंड ऑफ फॉल रिलेटेड इंजरीज, आपको गिरने से रोकेगा। इसके साथ साथ में गिरने पर यदि किसी प्रकार की इंजरी हो रही है तो उसको भी रिवाइव किया जा सकता है। एक्सरसाइज इन्हेंस कर देती है स्टेबिलिटी ऑफ योर पोस्चर को, ठीक है। पोस्चर मतलब होता है पोजीशन या फिर स्थान, किसी व्यक्ति के बैठने, खड़ा होने आदि चलने की जो मुद्रा रहती है उसको, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी लाता है। बोथ वाइल स्टैंडिंग एंड व्हेन यू आर इन मोशन, आप खड़े हो, ज़्यादा समय तक खड़े रह सकते हो। इसके साथ साथ में भी यदि आप मोशन में हो तो आपकी मोशन में स्थिरता लाने का काम भी एक्सरसाइज करती है, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है ना वो ट्रेंड किया जाता है ओवर एंड ओवर टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू डिस्टर्बेंस इन योर बैलेंस। तो कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम कर सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ठीक है, 6 महीने के ट्रेनिंग के 6 महीने का एक्सपेरिमेंट करा गया था, उसमें ये बताया गया है। पहली नंबर की बात है साइकिलिंग इंडोर्स, आप घर में साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको स्ट्रेचिंग करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग। इसने ये सिद्ध कर दिया है कि 40 से जो 56 एज का ग्रुप है
बोथ दिस एक्टिविटी लीड टू इम्प्रूवमेंट एंड मेमोरी रिलेटिव टू सेडिनेटरी इंडिविजुअल। ये दोनों एक्सरसाइज करने से काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था 40 से 56 एज के ग्रुप में। ये दोनों एक्टिविटी थी ना, विल ऑफ कोर्स इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, आपके हृदय को स्वस्थ रखेगी। इसके साथ साथ में जो पार्टिसिपेशन है ना स्टडी में, उसमें आपको बढ़ावा मिलेगा। हु शोड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन देयर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आल्सो हैड द बेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द मेमोरी। ज़्यादातर जो टेस्ट किया जाता है वो 10 मिनट का रहता है वृद्ध लोगों का, 10 मिनट से पहले और 10 मिनट के बाद। ठीक है, तो इसमें जॉगिंग हो सकता है, इसमें पैदल चलना हो सकता है। यदि आपको हल्का पसीना आ रहा है तो ये इतना पर्याप्त है, लेकिन इससे आप थकान महसूस नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो 65 साल से ऊपर उम्र के लोग रहते हैं, इसके लिए WHO सप्ताह में 5 या फिर अधिक बार 30 मिनट तेज़ चलने की सलाह देता है। और ये यहाँ से हमारा आर्टिकल साइंस का ये वाला ख़त्म होता है।